हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर महज 4 दिन बचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में यही है कि आज हालात क्या हैं, हरियाणा में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। क्या बीजेपी 2019 की तरह 10 की 10 सीटें जीतेगी या कांग्रेस इस बार बड़ा उलटफेर करेगी और 2009 की तरह 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा का मिजाज बता रहा है कि इस बार 2019 के हालात बिल्कुल भी नहीं हैं और इस बार बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है और उसके लिए अपनी सीटें बचाना किसी भी तरह से मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इस बार ना प्रदेश में मोदी की आंधी है और ना ही खट्टर साहब या नायब सैनी के प्रति बड़ा जन समर्थन है। सरकारों के प्रति नाराजगी ने हरियाणा का मिजाज भी बदला है, माहौल भी बदला है और समीकरण भी बदला है। यही वजह है कि हरियाणा में इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जहां बीजेपी सोई खोई नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में बड़ा करंट नजर आ रहा है और उसके बीच में किसानों का विरोध तड़के का काम कर रहा है। आज की तारीख में हरियाणा में 4 सीटें साफ तौर पर क्लियर नजर आ रही है। इनमें से 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं और 6 सीटों पर बेहद कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पहले हम बात करते हैं सिरसा पर। सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा की पूरी तरह से पोबारा दिख रही है। उनके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के समर्थन के बाद उनके रास्ते का आखिरी कांटा निकल गया है और इसके चलते उनके लिए सबसे बड़ी जीत में कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। वो हरियाणा में इस समय सबसे टॉप पर चल रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर को घर के लोगों ने ही घेर कर मारने का काम किया है। उनके साथ गद्दारी की गई है, उनके साथ में विश्वासघात किया गया है और उनके साथ में बीजेपी के नेताओं ने ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बजाय भितरघात करने का काम किया है। यही वजह है कि अशोक तंवर अब बेहद कमजोर और मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम सीट की बात करें तो वहां पर राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं। उनके रास्ते में न कोई रुकावट है, न कोई चुनौती है। कांग्रेस ने उनके सामने राज बब्बर को चुनावी दंगल में उतारकर मामला काटे का करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो राव इंद्रजीत के पास पहुंचने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ तो नजर आती है, लेकिन वोट के मामले में वो राव इंद्रजीत के सामने भारी नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि गुरुग्राम में राव इंद्रजीत एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ मजबूती से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी सीट है करनाल की। करनाल सीट के ऊपर कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर के लिए समस्याओं का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर के रोड शो में आज जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है, उससे ये बात जाहिर हो गई है कि उनके खिलाफ जो प्रचार हो रहा है उसमें ज़्यादा दम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो 2019 में संजय भाटिया के 6.5 लाख वोटों के जीत के रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है, बल्कि उसके तीसरे हिस्से में है। यानी जीत से उनकी साख तो बच जाएगी, लेकिन बड़ी जीत का रिकॉर्ड उनके नाम हरगिज नहीं होगा। हर रोज उनका इलेक्शन डाउन ही गया है और ऐसे में उनके लिए बड़ी जीत के कोई आसार नहीं है, लेकिन उनकी जीत होनी पक्की नजर आ रही है। सबसे बाद में बात करते हैं हम रोहतक सीट पर। रोहतक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा पूरे परिवार के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। पूरी फैमिली ने इस बार उनकी हार को जीत में बदलने के लिए जबरदस्त ताकत लगा रखी है। दीपेंद्र हुड्डा की टीम ने भी हर हलके में भरपूर ताकत झोंकने का काम किया है। बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए इस बार उन्हें घेरना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अरविंद शर्मा के मिजाज और हालात दोनों ही इस बार बिगड़े हुए हैं। इस बार अरविंद शर्मा के लिए भी बीजेपी की तरफ से वो ताकत नहीं लग रही है जो लगनी चाहिए थी। आज रोहतक में जेपी नड्डा के शक्ति प्रदर्शन के बाद महज कोसली में गडकरी और राव इंद्रजीत की सभाएं होना ही बाकी है। बाकी का सारा इंतजाम बीजेपी का फेल हो चुका है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अरविंद शर्मा की कारगुजारी उन्हें लेकर डूबने का काम कर रही है। और यही वजह है कि रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। बाकी की 6 सीटों को लेकर कहा जा सकता है कि इस बार ये 6 की 6 सीटें बेहद करीबी मुकाबले में फंसी हुई हैं। कांटे की टक्कर के अंदर इन 6 सीटों पर 50,000 से नीचे ही हार जीत का फैसला होगा। जहां अंबाला के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण मलाना के बीच में बेहद कांटे की टक्कर है, तो वहीं पर कुरुक्षेत्र में ट्रायंगल फाइट के बीच में
नवीन जिंदल, अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता फंसे हुए हैं। हिसार सीट पर साफ तौर पर जयप्रकाश और रणजीत सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। इन दोनों के साथ साथ में नैना चौटाला और सुनैना चौटाला भी अपनी पार्टियों के रसूख को बचाने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। सोनीपत सीट के ऊपर ब्रह्मचारी और बड़ौली के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ब्रह्मचारी के पक्ष में जो माहौल शुरू में नजर आ रहा था, अब वो माहौल ढीला पड़ गया है, जिसका फायदा उठाते हुए बड़ौली ने हार के अंतर को कम करने का काम किया है और वो जीतने की कगार पर भी पहुंच गए हैं। यानी सोनीपत सीट पर कुछ भी परिणाम आ सकता है। जहां तक बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की, वहां पर भी 4-4 सीटों पर दोनों ही प्रत्याशियों यानी बीजेपी के धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के रावदान सिंह को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। अब 9वीं और निर्णायक सीट महेंद्रगढ़ बस्ती है, वो रावदान सिंह की अपनी सीट है, लेकिन इस सीट के ऊपर 23 मई को देश के प्रधानमंत्री मोदी की रैली फाइनल फैसला करने का काम करेगी। अगर मोदी का मैजिक चल गया तो फिर दान सिंह महेंद्रगढ़ में ही हार जाएंगे और उसके साथ साथ उनका चुनाव भी डूब जाएगा। अब देखने की बात यही है कि राव दान सिंह अपने इस गढ़ को बचाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये तय है कि वहाँ पर मुकाबला बेहद नज़दीकी है। जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, पिछली बार 6 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले केपी गुज्जर के लिए इस बार एक वोट हासिल करना मुश्किल हो रहा है। केपी गुज्जर के सामने कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को चुनावी दंगल में उतारकर उनका रास्ता बंद कर दिया है। महेंद्र प्रताप के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जहां कांग्रेस के ही बाकी नेताओं की बड़ी सपोर्ट मिल रही है, तो वहीं पर बीजेपी के केपी गुज्जर विरोधी नेता भी अंदर खाते उन्हें पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। यही वजह है कि जो केपी गुज्जर आज से 20 दिन पहले बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते हुए नजर आ रहे थे, आज वो कांटे के टक्कर में फंस गए हैं और उनके लिए जीत की बजाय हार की गुंजाइश ज़्यादा नजर आ रही है, यानी वो संकट में फंस गए हैं। इन 6 सीटों पर क्या फैसला होगा, इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन से हलके में, कौन से समुदाय में और कौन से गांव में कैसी वोटिंग हुई है। उस वोटिंग के बलबूते पर ही चुनाव परिणाम के बारे में अंदाज़ा लगाना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन ये सच है कि इन 6 सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की सांसें अटकी पड़ी हैं और एक एक वोट के लिए दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को दम लगाना होगा। आईएनएलडी और जेजेपी के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। जहां अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में ट्रायंगल फाइट में फंसे हुए हैं, वहां बाकी की 9 सीटों पर उनके लिए किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं है। दुष्यंत चौटाला के लिए भी हिसार सीट पर अपनी मां नैना चौटाला की साख बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहां हालात उनके अनुकूल नहीं है, यानी 10 की 10 सीटों पर जेजेपी की जमानत बचने के आसार नहीं है, वो दुर्गति की शिकार होती हुई दिख रही है। 10 की 10 सीटों की एक एक करके विस्तृत रिपोर्ट को जानने के लिए आप कल से खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। कांग्रेस और बीजेपी के सभी धुरंधर प्रत्याशियों के कामकाज की रिपोर्ट, उनके चुनाव प्रचार की गहराई और उनकी कमजोरी और मजबूती को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 10 की 10 सीटों के चुनाव परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।